अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं अभी, और जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और ये 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, दूसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। रोज़गार यानी ऐसी स्थिति जिसमें जो लोग योग्य होते हैं और सक्षम होते हैं काम करने के, उनको रोज़गार मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति रोज़गार कहलाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा कि जितने भी लोग सक्षम हैं, अगर वो सभी लोग अपनी सक्षमता के अनुसार उनको काम मिल जाता है और वो काम करते हैं प्रचलित दर पर, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार हमने अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की परिभाषा पढ़ी। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट की परिभाषा देखी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे निकाल सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम बेरोज़गारों की संख्या से, बेरोज़गारी संख्या को 100 से गुणा करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क फोर्स से, तो हमारी बेरोज़गारी की दर निकल कर आ जाएगी। इसके अलावा हमने हिडन एम्प्लॉयमेंट देखा। हमने देखा कि हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ऐसी स्थिति जिसमें जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। यानी कि अगर किसी खेत में 4 आदमी लग सकते हैं और 4 आदमी द्वारा उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1000 कुंटल गेहूं का हो सकता है, और 5 या 6 2 आदमी हम और लगा लेते हैं, तब भी उस खेत की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही रहती है, 1000 कुंटल गेहूँ। तो जो 2 श्रमिक हमने लगाए अतिरिक्त, उनकी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 रही, क्योंकि पहले भी उनके बिना भी 1000 कुंटल ही गेहूँ उत्पादित हो पा रहा था, और उनके लगाने के बाद भी सीमांत उत्पादकता 0 है, यानी कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, हिडन एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने देखा अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो जीडीपी है, जो मजमूई मुल्क की पैदावार है, ये सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र की यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम क्यों है, उसके हमने कुछ रीज़न देखे थे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि रोज़गार को कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का सृजन कैसे हो। इसमें हमने उपाय पढ़े थे, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं हम इसके लिए, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। दूसरा, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपना सकते हैं और गरीबों को सस्ता लोन दे सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है इकोनॉमी में। उसके अलावा हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज के इस चैप्टर में हम करेंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है, यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, और नरेगा या मनरेगा 2005 जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नरेगा 2005, इसको रीनेम्ड किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। पहले इसका नाम था शॉर्ट में नरेगा, यानी इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी हिंदी में अगर कहूँ तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि हिंदी में अगर कहूँ तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ नरेगा क्या थी, या मनरेगा की जो फीचर्स थी वो क्या थी। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नरेगा है उसका कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके बेनिफिट क्या हैं, जिस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें नरेगा जैसा एक्ट या मनरेगा जैसा एक्ट अपने देश में लाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश एक विकासशील देश है, और हमारे देश के जो आर्थिक पैरामीटर्स हैं वो कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं।
आर्थिक पैरामीटर मतलब जैसे बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जीडीपी ज़्यादा नहीं है, रोज़गार बहुत कम है, अमीरी और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की ज़रूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई बहुत कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो ये जो आर्थिक पैरामीटर्स हैं हमारे देश में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं विकसित देशों की तुलना में। तो इस निर्धनता को दूर करने के लिए, उत्पादन को देश में बढ़ाने के लिए, या आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए, या रोजगार का सृजन करने के लिए, या गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने के लिए, या रोजगार का सृजन करने के लिए इस नरेगा एक्ट का शिलान्यास या इसको पारित किया गया। अब हम देखते हैं कि इस जो नरेगा एक्ट है या मनरेगा एक्ट है 2005, इसकी विशेषताएं क्या क्या थीं। पहले हम इसकी फुल फॉर्म, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म है, पहले फुल फॉर्म थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब 2 अक्टूबर 2009 से इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या कर दी गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दूसरी इसकी फीचर है कि इट वाज पास्ड ऑन अगस्त 2005, यानी कि इसको 25 अगस्त 2005 में पारित किया गया। उद्देश्य क्या थे, जो मैंने पहले बताया, गरीबी दूर करना, उत्पादन को बढ़ाना देश में, और आर्थिक वृद्धि करना, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करना, रोजगार का सृजन करना। जो मेन मकसद था इसका, सबसे बड़ा जो रीज़न था इसको लाने का, वो था रोजगार में वृद्धि करना। क्योंकि जब रोजगार में वृद्धि होगी तो जो आर्थिक पैरामीटर हैं हमारे देश में, वो उन सबों में खुद पे खुद इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। तीसरी विशेषता है कि ऑन 2 फरवरी 2006 इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 200 और 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। 2 फरवरी 2006 को इसको भारत के 200 जिले में लागू कर दिया गया। यानी जब ये लागू किया गया था तो पूरे भारत में लागू नहीं किया गया था, बस 200 जो डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के स्पेशल, उनमें इसको लागू किया गया था। चौथी फीचर है कि ऑन 1 अप्रैल 2008 इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द रूरल एरिया ऑफ होल इंडिया। अब 1 अप्रैल 2008 को क्या हुआ, इससे पहले तक तो ये जो एक्ट था वो सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में ही लागू होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे देश के जितने भी ग्रामीण सेक्टर हैं उन सब में लागू कर दिया गया। और अब ये जो मनरेगा एक्ट है ये पूरे भारत में लागू है ग्रामीण सेक्टर में। तीसरी इसकी विशेषता, जैसे कि मैंने पहले भी बताई, कि इसके नाम को चेंज कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। इसके बाद इसमें जो वेजेस दी जाती है वो 15 दिन के अंदर अंदर दी जाती है, यानी कि जिस दिन आपने काम कराया मज़दूरों से या लेबर से, उसके 15 दिन के अंदर आपको मजदूरी दे दी जाएगी। तो सातवीं विशेषता है कि इसमें जो काम किया जाएगा, यानी कि जो रोज़गार जो दिया जाएगा लोगों को, वो किस पर आधारित होगा, वो लेबर पर आधारित होगा, श्रम पर आधारित होगा। यानी कि उसमें फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, वो इंटेलेक्चुअल काम उसमें नहीं दिए जाएंगे। आठवीं विशेषता है कि एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द रूरल वर्कर, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। जो सबसे बड़ी विशेषता है इस एक्ट की वो यही है कि इसमें कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटी दी गई है ग्रामीण सेक्टर के लोगों को। अगर सरकार 100 दिन का रोज़गार नहीं दे पाई तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा उस एम्प्लॉयमेंट ना देने के कारण। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस एक्ट की, 100 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई है, और अगर सरकार फेल हो जाती है ऐसा करने से तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा उन मज़दूरों को। नाइन्थ जो विशेषता है वो है इक्वल वेज टू मैन एंड वुमेन। जैसा कि हम अक्सर देखते आए हैं, हमारे भारत जैसे देश में जो महिलाओं के काम हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती, उनको बराबरी का हक नहीं दिया जाता हमारे समाज में। यानी कि एक काम अगर हम पुरुष से करवा रहे हैं और उसी काम को वुमेन से करवा रहे हैं तो जो वुमेन है उनको हम सैलरी कम देते हैं या वेजेस कम देते हैं मेल की तुलना में।
इसका एक एग्जांपल हमें प्राइवेट स्कूलों में भी देखने को मिलता है। जब हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, तो अक्सर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो महिलाओं को ही अपने स्कूल में टीचर रखना चाहते हैं, वो जेंट्स को टीचर नहीं रखते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो महिलाएं हैं वो उनको सस्ती दर पर उनके स्कूलों में पढ़ा देती हैं, यानी कि कम सैलरी में उनके स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो महिलाओं को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं मेल की तुलना में अपने स्कूल में टीचर रखने के लिए। लेकिन इस एक्ट में क्या गया, इस बात को सुधारा गया और इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए और महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए इस एक्ट में ये प्रोविज़न बनाया गया कि जो मैन और वुमेन हैं दोनों की जो मजदूरी होगी वो समान कार्य के लिए समान होगी। यानी कि अगर एक ही जैसे काम को महिलाएं और पुरुष कर रही हैं तो जितनी मजदूरी पुरुषों को दी जाएगी उतनी ही मजदूरी महिलाओं को भी दी जाएगी। 10वीं विशेषता है इट प्रोटेक्ट्स द लिवलीहुड ऑफ पुअर पीपल्स। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। गांव में तो बहुत भी ज़्यादा गरीबी है। शहरों में तो लोगों को छोटे मोटे रोज़गार मिल जाते हैं, लेकिन गांव में ख़ासतौर से जिनके पास खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं है उनके लिए तो रोज़ी रोटी कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी जो जीविका है उसका भी अर्जन नहीं कर पाते, अपनी लिवलीहुड को भी नहीं अर्न कर पाते, जिस वजह से उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, जैसे खाना पीना, रहना, कपड़े पहनना। ये चीज़ें भी जो हैं गरीब लोगों को मिल नहीं पाती थी गरीबी के कारण। तो इस एक्ट के आने से क्या हुआ, जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल हैं, उनकी लिवलीहुड को प्रोटेक्ट किया गया, यानी कि वो भी अपने जीवन को खुशहाली से जी सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब मिनिमम 100 दिन का रोज़गार सरकार की तरफ से दिया जाने लगा है। तो इस तरीके से इस एक्ट ने क्या करा, इसने जो पुअर पीपल हैं उनकी लिवलीहुड को, उनकी आजीविका को संरक्षण प्रदान किया। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, या हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को संगठित क्षेत्र और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। अगर उर्दू में शब्द बताऊं तो उर्दू में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कहते हैं मुनज़्ज़म सूबा और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कहते हैं गैर मुनज़्ज़म सूबा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, उसके बाद हम इनमें डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो जहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमी का जिसमें लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनके काम के प्रति ड्यूटीज़ और अधिकार हैं वो परिभाषित होते हैं। यानी कि उनको ये पता रहता है कि उनको क्या अधिकार दिए गए हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन अधिकारों के आधार पर ही हम किसी काम के लिए संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। अगर हमें काम के अधिकार और कर्तव्यों का नहीं पता होगा तो हम किसी नुकसान के केस में या किसी क्षति के केस में हम सही आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का से मुराद यही है कि ऐसा सेक्टर, ऐसी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें लोगों के जो काम के अधिकार और कर्तव्य हैं वो परिभाषित होते हैं और वो नियम और कानूनों के आधार पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। आइए पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स दैट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी विच परफॉर्म इट्स एक्टिविटी बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि जो मैंने अभी बताया कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें जो एक्टिविटी की जा रही है वो क्यों कैसे की जा रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए की जा रही हैं। इसके आगे लिखा है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर आर क्लियरली डिफाइंड इन दिस सेक्टर। और इस सेक्टर में जो राइट एंड ड्यूटीज़ हैं वर्कर की वो पूर्णतः परिभाषित होती हैं, जिस वजह से हम सही आदमी को जिम्मेदार किसी नुकसान के लिए
या फ़ायदे के लिए ठहरा सकते हैं। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का उलट है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो हम क्या करते हैं, रूल और रेगुलेशंस के आधार पर काम करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते जिनको हम फॉलो करें प्रोडक्शन करने के लिए या आर्थिक क्रियाओं को अंजाम देने के लिए। और कुछ केसेस में अगर नियम बने भी होते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनका अनुपालन नहीं किया जाता। तो इस हिसाब से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन नियमों व विनियमों के आधार पर नहीं किया जाता और इसमें कर्मचारियों या लोगों के अधिकार और कर्तव्य अपरिभाषित होते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स दैट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी विच परफॉर्म्स इट्स एक्टिविटीज़ विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र या इकोनॉमी का वह पोर्शन जिसमें जो एक्टिविटी की जा रही हैं वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए बिना की जा रही हैं। आगे लिखा है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर आर नॉट डिफाइंड इन दिस सेक्टर। और इस सेक्टर में जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, यानी कि किस कर्मचारी के, किस आदमी के क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उन चीज़ों को परिभाषित नहीं किया गया होता। और यदि किसी केस में क्या भी होता है तो उसका जो है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसका पालन नहीं किया जाता। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। या किसी रजिस्टर्ड कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी को भी नियम और कानूनों के आधार पर ही चलाया जाता है। या इस तरीके से कोई हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, वो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं, और जो अस्पताल है वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उसका संचालन किया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, इसमें ऐसे सेक्टर आते हैं जो बिना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए काम करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि ठेली वाला, या किसी की परचून की दुकान है अपनी, वो अपनी परचून की दुकान चलाता है और रोज़ रोटी कमाता है, तो उसके लिए हालांकि ये वो सोचता है कि मैं इतने टाइम दुकान बंद करूँगा और इतने टाइम खोल दूँगा, लेकिन फिर भी इसमें जो है नियमों के पालन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक ठेली वाला एक एग्जाम्पल हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, या कोई मज़दूर है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जाम्पल हो सकता है। या किसी बिना रजिस्टर्ड संस्था में अगर कोई काम कर रहा है उसका वो एग्जाम्पल हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। इसी तरीके से कोई मज़दूर है जिसको कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, वो भी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसा मैंने बताया कि इसको हिंदी में कहते हैं संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, और उर्दू में कहते हैं मुनज़्ज़म सूबा और गैर मुनज़्ज़म सूबा। तो आइए डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। पहला डिफरेंस है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हिंदी में कहते हैं औपचारिकता, और उर्दू में कहेंगे कानून के मुताबिक या दस्तूर के मुताबिक। तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर कहलाता है, एक औपचारिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो दस्तूर के हिसाब से, कानून के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देता है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसका उलट है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सेक्टर इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब इसमें जो काम किए जाते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बिना किए जाते हैं, या कानून या दस्तूर के मुताबिक नहीं किए जाते। दूसरा
जो अंतर है वो है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट को हिंदी में कहते हैं अनुषंगी लाभ और उर्दू में कहते हैं इजाफी सहूलियत। तो फ्रिंज बेनिफिट होते क्या हैं? फ्रिंज बेनिफिट होते हैं या अनुषंगी लाभ वे लाभ होते हैं जो किसी कर्मचारी को उसकी संस्था उसके सैलरी के अतिरिक्त देती है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी 20,000 रुपये की सैलरी पर काम कर रहा है तो उसको 20,000 रुपये की सैलरी तो दी जाएगी, साथ में उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ इजाफे जो भी सहूलियतें दी जाएंगी वो उसकी फ्रिंज बेनिफिट कहलाएंगी। उदाहरण के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, या सस्ता लोन अगर एम्प्लॉय को सुविधा दी जा रही है सस्ता लोन लेने की तो वो भी हमारा फ्रिंज बेनिफिट है। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान है, या कार से आने जाने का खर्चा अगर दिया जा रहा है। इसी तरीके से पेड लीव्स अगर दी जा रही हैं या सिक लीव दी जा रही हैं तो वो भी हमारे फ्रिंज बेनिफिट हैं। या फ्री मील दिया जा रहा है, स्टॉक ऑप्शन दिया जा रहा है, या पेंशन दी जा रही है, ग्रेच्युटी दी जा रही है, या सुरक्षित एनवायरनमेंट दिया जा रहा है काम करने के लिए। तो ये सारे क्या हैं? फ्रिंज बेनिफिट है। इनको ये सैलरी से हटकर होते हैं। सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अलग से सैलरी के साथ साथ ये बेनिफिट भी मिलते हैं। तो जहाँ तक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, इसमें फ्रिंज बेनिफिट अवेलेबल होते हैं, यानी कि इसमें फ्रिंज बेनिफिट संस्था देती है अपने कर्मचारियों को। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज या असंगठित क्षेत्र की बात करूँ या गैर मुनज़्ज़म सूबे की बात करूँ तो इसमें जो फ्रिंज बेनिफिट हैं वो एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए जाते, बल्कि उनका शोषण किया जाता है। तीसरा डिफरेंस है राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी अधिकार और कर्तव्य या हकूक़ और फ़राइज़। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो इसमें जो हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं या जो राइट एंड ड्यूटीज़ होते हैं वो डिफाइंड होते हैं प्रॉपरली। यानी कि किसी व्यक्ति के जिस पोस्ट पर भी आदमी बैठा है संस्था में, उस पोस्ट पर बैठने के बाद विशेष व्यक्ति को क्या अधिकार मिल जाते हैं और उसकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है और किन कामों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, इस बात को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जाता, वो अपरिभाषित होते हैं। चौथा डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण या दाखिला। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें जो संस्थाएं होती हैं और जो लोग होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं नियमों और कानूनों के अनुसार, और उनको रजिस्टर्ड कौन करती है? उस क्षेत्र की सरकार या गवर्नमेंट या हुकूमत। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करूं तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या संगठित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन किया जाता है संस्था का भी और आदमियों का भी जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करूं यानी गैर मुनज़्ज़म या असंगठित क्षेत्र की बात करूं तो उसमें रजिस्ट्रेशन अक्सर नहीं किया जाता, बल्कि इनको बिना किसी पाबंदी के साथ, बिना किसी रूल रेगुलेशन के फॉलो किए बिना इनको इसमें कामों को अंजाम दिया जाता है। यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रजिस्ट्रेशन अक्सर नहीं किया जाता संस्थाओं का और लोगों का। पांचवा डिफरेंस है एजुकेशन, शिक्षा या तालीम। शिक्षा या तालीम की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे एक सीए के लिए सीए का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसके लिए उसको सीए का कोर्स करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे दिगर कोर्सेज जो हैं जैसे एमबीबीएस है, बीएएमएस है, इस तरीके से जितने भी कोर्स होते हैं, डेंटिस्ट का कोर्स है, तो जिस मेडिकल लाइन में जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल कोर्स तैयार किया जाता है ताकि वो व्यक्ति उस काम में निपुण बन सके। तो तालीम की अगर बात करूं तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तालीम की ज़रूरत होती है, स्पेशल ज्ञान की ज़रूरत होती है, शिक्षा लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अक्सर वो लोग आते हैं जो अशिक्षित होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको जो कुछ भी मजदूरी का काम कर लेते हैं उसमें
उनको विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर कोई ठेली लगाता है, उसमें फल या सब्जियां बेचता है, तो फल या सब्जियां बेचने के लिए कोई विशेष ज्ञान की या किसी कोर्स की करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई मज़दूर है तो उसको मज़दूर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक ख़ास डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम एजुकेशन को कंसीडर करते हैं, बिना एजुकेशन के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं होता। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद होगी वो अशिक्षित लोगों की होगी। अगला डिफरेंस है जॉब सिक्योरिटी या नौकरी संरक्षण, या उर्दू में कहेंगे रोज़गार की ज़मानत। तो संगठित क्षेत्र में या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो जॉब होती है कर्मचारी की, वो सिक्योर होती है। यानी कि एक बार आपको जॉब मिल गई और आपको रजिस्टर्ड कर लिया गया, कानूनी तौर पर आपको अपॉइंट कर दिया गया, तो ये बहुत मुश्किल है कि आपको जो है सामान्य तौर पर आपको उस नौकरी से हटा दिया जाए। ऐसा नहीं होता अक्सर रजिस्टर्ड सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे गवर्नमेंट जॉब है मान लीजिए, तो गवर्नमेंट जॉब अगर एक बार लग जाए तो उसको आसानी से छीना नहीं जा सकता, यानी कि उसमें जॉब जो है वो सिक्योर होती है। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जो एम्प्लॉयर होता है वो कभी भी एम्प्लॉय को हटा सकता है, और इस तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, इसमें रिस्क होता है नौकरी का। अगला डिफरेंस है ओवर टाइम कंपनसेशन, या उर्दू में कहेंगे इजाफी वक्त का मुआवजा या ज़ायद वक्ती तनख्वाह, और हिंदी में कहेंगे अतिरिक्त समय क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त समय के लिए क्षतिपूर्ति। तो संगठित क्षेत्र की अगर बात करूं तो इसमें ओवर टाइम का विशेष अमाउंट दिया जाता है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है तो उसको उसका अलग भत्ता या अलग मजदूरी दी जाएगी। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो उसमें ओवर टाइम के बारे में विशेष नियम नहीं बने होते। उसमें श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उनसे निश्चित समय से भी ज़्यादा काम किया जाता है, कराया जाता है एम्प्लॉय से, और जिसके लिए उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं की जाती। अगला अंतर है टाइम पीरियड या मुद्दत, वक्त की मुद्दत या समय अवधि। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करूं तो इसमें जो कार्यकाल होता है, जो समय अवधि होता है, वो डिफाइंड होता है। यानी कि एक दिन में कितने घंटे काम करना वो भी डिफाइंड होगा, और पूरी ज़िंदगी में उसे कब तक काम करना है ये भी डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात की जाए तो इसमें समय अवधि जो है वो निश्चित नहीं होती। हर समय मजदूर के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टाइम पीरियड निश्चित होता है रोज़ का भी, और टोटल जो टर्म है एम्प्लॉयमेंट की उसको वो भी डिफाइंड होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं होता, वहाँ समय अवधि निश्चित नहीं होती। अगला अंतर है एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक लिमिटेशन ये है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कि इसमें जो रोज़गार को क्रिएट किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार दे रहा है लोगों को वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संगठित क्षेत्र हैं उसमें नौकरियों का जो उत्पादन है, नौकरियों का जो सोर्स है वो बहुत कम है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियों की भरमार है, क्योंकि उसमें लोग अपनी मर्जी से छोटे मोटे व्यवसाय कर लेते हैं और अपनी जीविका कमा सकते हैं। अगला अंतर है हॉलीडेज। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में निश्चित छुट्टियां भी दी जाती हैं और विशेष अंतराल पर भी छुट्टियां दी जाती हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र में छुट्टियां नहीं दी जाती, और कर्मचारी को हर वक्त काम करना पड़ता है। जैसे एक दुकानदार है,
वो अपनी दुकान चलाता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक हिस्सा है। अब दुकान चलाने के लिए उसका कोई निश्चित समय नहीं है, वो किस टाइम दुकान खोलेगा किस टाइम बंद करेगा ये निश्चित नहीं है। और इतवार को वो बंद नहीं रखेगा दुकान को भी। संडे को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छुट्टी रहती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई विशेष अंतराल पर छुट्टियां नहीं होती। यानी कि जो दुकानदार है वो इतवार को या संडे को भी दुकान अपनी खोलेगा अपनी जीविका अर्जन करने के लिए। तो जो हॉलीडेज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में निश्चित अंतराल पर दी जाती हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छुट्टियों की जगह नहीं होती। लास्ट डिफरेंस है स्कोप या क्षेत्र, या उर्दू में इसको कहेंगे मौका या दायरा। तो दायरा क्या है या स्कोप या क्षेत्र क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लिमिटेड होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अनलिमिटेड होता है। यहाँ लिमिटेड या अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो रोज़गार के अवसर हैं वो कम होते हैं, उसमें रोज़गार लेने में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करें तो निश्चित मात्रा में जो नौकरी की वैकेंसियाँ वो निकलती हैं, लेकिन जो एप्लीकेंट होते हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में जाते हैं। वो सब काफ़ी दिन पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, उसके बाद भी सबको नौकरी नहीं मिल पाती। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियों का जो स्कोप है, रोज़गार का जो स्कोप है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तुलना में अधिक है। इसमें लोग अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं और किसी एम्प्लॉयर के पास भी नियुक्त हो सकते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी कि फ़र्क जो है मुनज़्ज़म सूबे और गैर मुनज़्ज़म सूबे के बीच में, ये पॉइंट थे फ़र्क के और अंतर के। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है उसके जो वर्कर्स हैं, जो उसके श्रमिक हैं, उस क्षेत्र के जो कर्मी हैं, उनको हम संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्कर हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, उनको एम्प्लॉयर कभी भी निकाल सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, और उनको सैलरी भी कम दी जाती है, उनको छुट्टियां भी कम दी जाती हैं, उनको ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता, फ्रिंज बेनिफिट भी नहीं दिए जाते। तो एक तरीके से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें वर्कर्स का शोषण किया जाता है। तो इस शोषण से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो अपनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको संरक्षण प्रदान की जा सके। तो इसके कुछ उपाय हैं कि किस तरीके से हम वर्कर्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पहला है आपका चीप लोन्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, हम उनको सस्ता लोन दिया जा सकता है हमारे द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो अपना छोटा सा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। ऐसा करने से जो उनका एम्प्लॉयर शोषण करता है वो उस शोषण से बच पाएंगे और अपनी इच्छा और ज़रूरत के हिसाब से बिजनेस को चला पाएंगे, और उसमें जो छुट्टियां उनको चाहिए किसी काम समय विशेष पर या किसी पार्टिकुलर काम के लिए, वो छुट्टियां भी वो अपने व्यवसाय में ले सकते हैं। दूसरा उपाय है इंक्रीजिंग एंड फिक्सिंग मिनिमम वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक हैं उनकी जो मिनिमम वेज है उसका कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनकी मजदूरी की जो मिनिमम दर है वो निर्धारित की जाए, और वो मिनिमम दर इतनी हो जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। तो इंक्रीज़ करने से मिनिमम वेज को फिक्स करने से भी हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तीसरा उपाय है फिक्सिंग वर्किंग आवर्स। जैसे हमने अभी पहले बात की कि जो वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको हम
उससे हम कितना भी काम ले सकते हैं, उनको ओवर टाइम नहीं दिया जाता, तो उनके काम की अवधि कोई निश्चित नहीं होती, जिस वजह से उनका शोषण होता है। तो हम क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो वर्किंग आवर्स हैं, दिन में कितने घंटे काम करना है और कितनी छुट्टियां लेनी है, तो इन चीज़ों को भी निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि अगर हम वर्किंग आवर्स को फिक्स कर दें कि एक दिन में कितना काम करेगा मजदूर, और अगर कोई एक दिन में उस फिक्स्ड वर्किंग आवर से ज़्यादा काम कराता है एम्प्लॉयर, तो उसको पनिशमेंट दी जाने लगे, तो एक तरीके से हम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं और उनके शोषण से बचा सकते हैं। चौथा उपाय है फ्री और चीप बेसिक सर्विसेज। जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बेसिक या आधारभूत सेवाएं हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, झुग्गी झोंपड़ी की आवश्यकता है, तो इन चीज़ों को अगर हम सस्ता कर दें, यानी सरकार इन चीज़ों को सस्ता कर दे, या कुछ सेवाओं को जैसे अभी भी फ्री में दी जाती है सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य अस्पताल हमारे खुले में हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग फ्री बराबर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसको और बढ़ाने से हम क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा उपाय है वोकेशनल एजुकेशन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो वर्कर हैं असंगठित क्षेत्र के, उनको व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं, जिस वजह से वो अपने व्यवसाय का संचालन कर सकें और अपने नए व्यवसाय को शुरू कर सकें। वोकेशनल एजुकेशन जैसे ITI की जाती है, या पॉलिटेक्निक होती है, या लकड़ी की कई सेक्टर में ITI और पॉलिटेक्निक की जाती है, जो उनको काम करने का प्रशिक्षण देती है और वो सिखाती है कि वो अपने व्यवसाय का या अपने काम को कैसे कर सकते हैं, या किसी विशेष काम के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अपना आजीविका कमा सके। तो वोकेशनल एजुकेशन भी एक उपाय अच्छा है कि किस तरीके से हम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। छठा है कोटा। कोटा को हिंदी में कहते हैं कोटा अवधि, या उर्दू में कहेंगे मिकदार या हिस्सा, और वोकेशनल एजुकेशन को कहते हैं पेशेवर तालीम उर्दू में। तो कोटे से मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो ये कोटा निर्धारित कर सकती है, एक हिस्सा निर्धारित कर सकती है, एक मिकदार बना सकती है कि इतना प्रतिशत प्रोडक्शन जो है या गुड्स जो है गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर से खरीदेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के उत्पादक हैं छोटे मोटे, उनको प्रोडक्शन दी जा सकती है और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये था गाइस आज का चैप्टर। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।